नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस, दैट इज़ लर्निंग फर्स्ट क्लास। लर्निंग फर्स्ट क्लासेस का ही नाम हम लोग शॉर्टकट में L1 कर दिए हैं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का ज़माना है। और बाकी जो L1 क्लासेस आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर L1 क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम का लिंक। और अगर यहाँ पर L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, तो इस लोगों के साथ आपको एक ऐप दिखाई देगा, जिसको इंस्टॉल करके बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि L1 क्लासेस अभी के लिए बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किया हुआ है। SSC या फिर ISS या फिर MPPSC या फिर इस तरीके के बहुत सारे सिलेबस कोर्सेस लॉन्च किया है, और एक रिजनेबल रेट पे। तो जो भी जिस तरीके की आपको आवश्यकता हो, जो अभी आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, उस तरीके के कोर्सेस में एडमिशन लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं क्वालिफाइड हैं, और एक तरीके से ये कहा जाए कि कुछ लोगों ने तो मतलब वेलफेयर के नाम पे ना शादी की है और ना ही मतलब एक तरीके से कहा जाए नौकरी ही छोड़ दिए हैं। तो इस तरीके से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और अब कमेंट बॉक्स में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे है, क्या हुआ है, क्या नहीं, लेकिन वो अपना उनका पर्सनल मैटर है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि एक वेल प्लान्ड, वेल सेलेक्टेड टीचर्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और जो यहाँ पर टीचर्स की टीम है, वो टीचर्स की टीम एक वेल क्वालिफाइड है। मतलब ये कहा जाए एक तरीके से कि एक कहावत नहीं है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कहीं भी सेलेक्ट होना है, तो आपको 10-20 सेलेक्टेड लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। रहने का मतलब ये नहीं कि आप वो एक चारपाई डाले और उन्हीं के बीच में सो रहे हों, खा रहे हों, ऐसा नहीं। मतलब ये कहने का हमारे कि जैसे एक जो तरीका होता है, तो तरीके होते हैं उनके पढ़ने के, पढ़ाने के, या फिर उनके किस तरीके से पढ़ा जाए, या स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। स्मार्ट स्टडी से ध्यान में रखिएगा, स्मार्ट स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। और इस तरीके से कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि गधों की तरीके से मजदूरी करते रहिए, या फिर पता नहीं कि कुछ लोग उस तरीके से होते हैं कि दिन रात सुबह शाम रटे रटे पड़े हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं होता। तो ऐसे लोग नहीं, हमें सिलेक्शन लेने के लिए, जब भी किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता होती है। और वो स्मार्ट स्टडी कैसे की जाएगी, वो हमारी टीम के माध्यम से आपको प्रॉपर समय टू समय क्लासेस में सारी चीज़ें बताई जाती रहती हैं कि किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, SSC में फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, या PCS वगैरह में सिलेक्शन हो जाए किस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जैसे जो टीचर्स हैं वो कई जगहों पे सिलेक्टेड हैं। कई कई तो टीचर ऐसे हैं जो 10-10, 12-12 मेंस दे चुके हैं, 4-5 इंटरव्यू दे चुके हैं, जैसे हम भी एक हैं। तो इस तरीके से जो मतलब वो देखा जाए तो मतलब एक वेल प्लान्ड आपको टीम दी जा रही है। बाकी आपको जैसा जहाँ पे भी अगर हायर एजुकेशन में जाना है, तब तो इन कोर्सेज़ की, SSC की और PPSC की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे नेट JRF के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेट JRF की भी क्लासेस स्टैटिक्स मतलब पॉपुलेशन स्टडीज़ में चल रही हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मतलब अन्य भी सब्जेक्ट के नेट JRF या फिर PGT आदि इत्यादि के कोर्सेज चल रहे हैं। उनमें जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो अब तक हम देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डेफिनेशन और पैरामीटर स्टेटिस्टिक्स की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, और इस तरीके की सारी चीज़ें। ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम आपको पहले भी, पीछे भी क्लास में बता चुके हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है, जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU के सिलेबस में है। आप वहाँ पर देखेंगे तो पहले गामा डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा की गई, फिर काई स्क्वायर की, फिर इस तरीके के अदर ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब तो बताएंगे ही हम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इत्यादि। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है, जैसे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखेंगे
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है और उसके बाद बाकी के डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ पे भी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है। तो पीछे जो फर्स्ट ईयर मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखें तो उसमें जो बाइनोमियल पॉइसन इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो सेकंड सेमेस्टर या फिर इत्यादि मतलब कुछ जगहों पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं 1-2 डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन गामा डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा नहीं की गई। हम आपको गामा डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, क्यों? क्योंकि वो बेसिक होता है और जिसको मतलब जैसे मान लीजिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना तो क्लास स्किप कर देगा, उसको आगे बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम उन बच्चों को टारगेट कर रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो जिनको एसएससी में अच्छा रैंक लानी है या फिर वनडे एग्जाम्स में अच्छी रैंक लानी है एसओ के एग्ज़ाम में, उनके लिए जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर इस तरीके से हम पढ़ाएंगे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलें, अदर मतलब कोर्सेस परचेज करने की आपको आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर जो पीछे हम लोग चर्चा किए हैं पिछली क्लास में, एक पॉपुलेशन है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाते हैं और इसको एक्सप्लेन करने का तरीका, क्योंकि ये चीज़ें रट नहीं पाएंगे एग्जाम में, ये समझे रहेंगे तो आप लैंग्वेज बना के लिख देंगे जैसे हम अभी बताएंगे। ये सपोज करिए हमारे पास पॉपुलेशन है कैपिटल एन साइज और इसमें से हम एक सैंपल निकाल रहे हैं स्मॉल एन साइज का। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स की जब हम चर्चा करेंगे तो एन सी एन आएगा, एन सी एन आएगा। अगर ये जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जाएगी, एन टेंडिंग टू कैपिटल एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो स्मॉल एन अगर सेम रखा जाए तो उसमें हमारे पास ढेर सारे सैंपल्स आ जाएंगे। और जब ढेर सारे सैंपल्स आ जाएंगे तो उन सैंपल्स के रिस्पेक्ट में हम एक स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक जैसे मीन, वेरिएंस, मीडियन, मोड, इस तरीके का हर एक सैंपल के लिए। और जब हमारे पास ज़्यादा नंबर में सैंपल होंगे तो हमारे पास ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स आएंगे तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हमारे पास स्टेटिस्टिक आएंगे तो उन्हीं का एग्रीगेट कर लेंगे या उन्हीं को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कलेक्ट कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे या कलेक्शन कर लेंगे। तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को, उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, चूँकि ये सैम्पलिंग के माध्यम से आ रहा है इसलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसको कह दिया जाता है। नॉर्मली आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैम्पलिंग हो रही है इसलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे देखेंगे तो बहुत सारे सैंपल्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग एग्जाम में बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो अब बाकी चीज़ें हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इतने पार्ट में लिखेंगे। लेट एन बी द साइज ऑफ a given population, a given population। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसकी साइज एन, कैपिटल एन दी गई है। अब इसमें लिखते हैं कि लेट अस ड्रा अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल एन, देन the total number of such samples, इस तरह के सैंपल्स की संख्या क्या होगी, such samples is ENCN। ठीक, ENCN हो जाएगी। मतलब अब इतना समझ में आ गया कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है कैपिटल एन साइज की, उससे हमने स्मॉल एन साइज के सैंपल्स निकाले और इस तरह के सैंपल्स की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ENCN। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इफ n is very large, if n is very large then
we can draw a large number of samples। ठीक, अगर हमारे पास इस कैपिटल एन का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में एनसीएन का मान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बड़ी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हर एक सैंपल के लिए अगर हम एक स्टेटिस्टिक कैलकुलेट कर लें, तो यहाँ पर हम आगे लिख रहे हैं कि फॉर ईच सैंपल we can calculate a statistic like mean, standard deviation, median, etc. We can calculate a statistic, mean, standard deviation, median, इस तरीके की जो भी स्टेटिस्टिक होती हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, इनका हम एग्रीगेशन करेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, द एग्रीगेट का मतलब कलेक्शन होता है। द एग्रीगेट ऑफ these statistics is grouped in a frequency distribution। देखे होंगे तो आपको ग्रुपिंग बताई गई होगी कि अगर रा डेटा हमारे पास दिया गया हो तो उस रा डेटा को कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज known as sampling डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि एक सैम्पलिंग के माध्यम से आ रहा है। तो इस तरह के हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे हम उनको कहेंगे ये हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन। अब हमारे पास इसी में एक टर्म आया था स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमारे पास अगर एन साइज का पॉपुलेशन है, उसमें स्मॉल एन साइज का हम एक सैंपल निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल से एन होगा। और उसके बाद जब ये पॉपुलेशन बड़ी होगी, अगर कैपिटल एन का मान ज़्यादा हो जाएगा तो उस केस में हमारे पास ये पॉपुलेशन के जो सैंपल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और ये सैंपल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग हम एक स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेटिस्टिक मीन, वेरिएंस, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता है वो। और हर एक सैंपल के लिए मीन मीडियन जो भी कैलकुलेट करेंगे कोई स्टेटिस्टिक, वो अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि सैंपल की यूनिट्स अलग होंगी, और सैंपल की यूनिट्स अलग होंगी तो हमारे पास ये चीज़ें अलग आएंगी। और अगर विथ रिप्लेसमेंट का अगर मेथड यूज कर रहे हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, तो उस केस में यहाँ पर सैंपल सेम भी हो सकते हैं कुछ जगहों पे। ठीक है, तो उस केस में जब हमारे पास हर एक स्टेटिस्टिक के लिए हर सैंपल के लिए एक स्टेटिस्टिक हमारे पास आ जाएगा, तो उन्हीं को एक तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैम्पलिंग के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। स्टैंडर्ड एरर,
हालांकि ये आपके पार्ट बी में, ये सिलेबस पार्ट बी में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब जो सैम्पल सर्वे वाला पार्ट है उसमें, तो वहाँ पे होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ पे भी अभी एक बार इसको बताना पड़ेगा वहाँ पे भी, क्योंकि इसी से इसको स्टार्टिंग होती है सैम्पलिंग की। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, बाकी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आएंगी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, स्टैंडर्ड एरर क्या होती है यहाँ पर देखते हैं। अब जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आया है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। क्या लिखेंगे? द स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम SD भी बोलते हैं, ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन is known as स्टैंडर्ड एरर। ठीक, ये स्टैंडर्ड एरर हो जाएगी हमारी। अब इतनी तो आपको डिफिनीशंस हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सिलेबस में आपके लिखा गया है क्या कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड एरर, कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ताम जो डिफिनीशंस थी, पैरामीटर, स्टेटिस्टिक, पॉपुलेशन इत्यादि, वो उसकी चर्चा हो गई। अब यहाँ पर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा सा बाद में। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके साथ हमारे पास कुछ चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, और ये सैम्पलिंग सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स की बात जहाँ पे कर रहा है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, और ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एडिटिव और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक PDF या PMF होगा, और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता, मतलब कोई PDF या PMF है तो ज़रूरी नहीं हम उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल पाएँ या एग्जिस्ट करता हो, तो वो यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है। यूनिकनेस प्रॉपर्टी में इसी में यही कहा जाता है कि MGF है तो एक PDF या PMF होगा, ज़रूर होगा। तो इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की। डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस में हम थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहे हैं। सीक्वेंस में क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे हैं। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल अगर हमारे पास किसी रैंडम वेरिएबल का PDF या PMF दिया गया हो तो उसके किसी फंक्शन का PDF या PMF कैसे निकालते हैं, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे टू रैंडम वेरिएबल पे कि अगर हमारे पास एक ज्वाइंट डेंसिटी XY की दी गई है, फिर उसके बाद उसके किसी फंक्शन x + y, x - y या x/y, उसकी डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसमें जैकोबियन वगैरह का भी यूज होता है। और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग गामा डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट डेरिवेशन लिखा गया है आपका, तो यहाँ पर हम आपको डेरिवेशन बताएंगे। अगर आपको जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में कुछ जगहों पे, ये ध्यान दीजिएगा कॉमन सिलेबस है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ जगहों के सिलेबस में क्या है कि डेरिवेशन नहीं है, कुछ जगहों पे वो डेरिवेशन पूछते हैं। जैसे आपका जब भी रिटन एग्जाम होगा, अभी तो ऑब्जेक्टिव हो रहा क्योंकि NEP लागू है, तो डेरिवेशन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आपके ISS वगैरह के जब एग्जाम देंगे तो उसमें डेरिवेशन भी पूछता है, ठीक है, डेरिवेशन भी पूछता है, और उस केस में आपको बड़ा लॉस हो जाएगा अगर यहाँ पे आप नहीं पढ़े हुए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सिलेबस पढ़ा रहे हैं। आपका BSc या फिर ये एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं, छोटा सा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कहने का ये सेंस है कि आप नहीं भी पढ़े रहेंगे बहुत, तब भी आप पास हो जाएंगे वहाँ पर। मतलब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा भी आप लोगों को जानकारी है, थोड़ा सा पुराने पेपर आपने पढ़ लिए यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ पे पास आउट हो जाएंगे। लेकिन जब कंपटीशन में बैठेंगे लाखों लोगों के बीच में, जिसमें IIT के भी बच्चे बैठेंगे, नॉर्मल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU या फिर JNU या फिर DU, इस तरीके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के भी बच्चे अगर आपके साथ बैठ रहे हैं तो कंपटीशन क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी हम चाहते हैं कि इस तरीके का भला हो, क्योंकि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं ये चीज़ें। और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी पढ़िए उसके साथ,
कंपटीशन करिए उन लोगों के साथ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे सिलेबस पढ़ना है। और स्टेट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कहीं भी देखेंगे तो स्टेट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत पुअर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। और यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन का बाकायदे प्रूफ कराया जाता है। और यही प्रूफ आप आगे चल के IAS के एग्ज़ाम में पूछ लिया कि किस तरीके का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। गामा से काई आई स्क्वायर आ जाए, काई स्क्वायर का अगर हम रेशियो ले लें तो उसमें किस तरीके से टी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, काई स्क्वायर से कैसे आएगा। अगर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रूफ नहीं आपको आता तो टी और एफ कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। इसलिए थोड़ी सी क्लास हमारी लंबी होगी। कुछ टीचर्स होंगे जो आपको 10, 15, 20 क्लासेस में पढ़ा के ख़त्म कर देंगे। हमारी हो सकता है 40, 50 क्लास तक क्लास जाए, तो उसमें ये डरने की बात नहीं है। आप लोगों को अगर नहीं पढ़ना तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। और मैं पढ़ाऊँगा इसलिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन लोगों को आगे IAS का या फिर वनडे एग्ज़ाम्स का या रिसर्च में या PhD में या फिर BSc के बाद किसी IIT या गेट वगैरह का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके हिसाब से मैं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। और जिसको जैसे मतलब ऑब्वियस सी बात है कि नहीं पढ़ना होगा तो फिर आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आगे। आप केवल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का केवल फार्मूला देख लीजिए, उसका PDF क्या होता है, उसमें प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं कि किस तरीके से हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन से इस डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, हम लोग अब क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हमारे पास स्टैटिस्टिक सॉरी अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल का PDF हमारे पास दिया गया है या PMF दिया गया है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास PDF या PMF एग्जिस्ट कर रहा होगा। और जब हम उसके किसी स्टैटिस्टिक का फंक्शन मतलब x + y, x - y या किसी एक रैंडम वेरिएबल का या उसके किसी फंक्शन का मतलब अगर हमें PDF या PMF फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसकी हम लोग पहले चर्चा करें। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक, ये आपके पास एक हेडिंग होगी। मतलब क्या हमारे ये कहने का कि जब भी हमारे पास एक फंक्शन दिया रहेगा, मतलब एक PDF PMF किसी रैंडम वेरिएबल का दे दिया गया, उसके बाद आपको यहाँ पर कहा जाए कि इसके किसी फंक्शन का एक PDF या PMF निकालिए, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें लिखिए सबसे पहले कि लेट, लिखते हैं यहाँ पर लेट x be a random variable with PDF और PMF fx और x की लिमिट क्या है a to b। ठीक, x की लिमिट है हमारे पास a to b। फिर इसके बाद लेट y बराबर f ऑफ x। ये ध्यान में रखिएगा, ये PDF है हमारा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा PDF है। और y बराबर fx ना लिख के इसको gx लिख दीजिए, फिर नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। y बराबर gx be a function of random variable x। ठीक, then the PDF or PMF of y is।
y का हमारे पास PDF या PMF कैसे आएगा, तो यहाँ पर दो केसेस होंगे, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन जब हमारा y मतलब जब हमारा y बराबर gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला एफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पर जी इनवर्स वाई। यहाँ पर देखिए ये बराबर यहाँ पे जी एक्स है, तो जी ये एक इन्वर्सिबल या एक तरीके का कहा जाए तो यहाँ पर इसका इस तरीके का फंक्शन होगा जहाँ पर हम एक्स का मान निकाल सकें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे और ये एक्स का मान इसको हम लिख रहे हैं जी इनवर्स वाई, और उसके बाद इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी वाई ध्यान में रखिएगा। और फिर यहाँ पर रेंज लिखेंगे वाई की क्या, जी ऑफ ए टू जी ऑफ, ये ध्यान में रखिएगा जब हमारा फंक्शन y बराबर जी एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। और जब ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इफ y बराबर जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देन द PDF y is एफ वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी इनवर्स वाई मॉड ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई, और इसके बाद यहाँ पर ये लिमिट अकेले चेंज हो जाती है, लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, जी ऑफ बी टू जी ऑफ ए लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें नोट हम लिख लेते हैं कि नोट में क्या हो जाएगा, नोट यहाँ पर लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच एक्स, ध्यान में रखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो हमारे पास y बराबर जी एक्स हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे और वो ग्रेटर देन जीरो हो फॉर ईच एक्स, तो इसको हम कहेंगे देन y बराबर जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। और अगर यहाँ पर हमारे पास दूसरा केस क्या होगा, इफ डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन जीरो फॉर ईच एक्स, देन y बराबर जी एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और उस तरीके से फार्मूला हम यूज करते हुए y का PDF निकालेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ x का जो हमारे पास फंक्शन दिया रहेगा y बराबर जी एक्स के रूप में, उसका हम एक PDF या PMF फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, कि let x be a random variable having PDF fx is equal to 2x, fx is equal to
2x 0 से x से 1 0 अदरवाइज। फाइंड द PDF ऑफ, पहला है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और दूसरा यहाँ पर कर देते हैं y बराबर 2x। ठीक है, इस तरीके से मतलब कोई भी PDF आपको फाइंड आउट करना। तो इसमें या एक काम करिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3x प्लस 1। एक हम बता रहे हैं, एक कोई भी हम बता दे रहे हैं और दूसरा आप लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर नहीं आएगा तो जो कोचिंग का नंबर है, नंबर क्या है कि 96 16 64 21 15, इस पे कॉल करके आप लोग डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपको वो क्वेश्चन का भी सलूशन बता दिया जाएगा। और अगर कुछ लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोग मैसेज करेंगे जैसे कि नहीं आ रहा है, तो आगे किसी क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा कोई एक, तो हम ऑब्वियस सी बात है पहला बता देते हैं, दूसरा सॉल्व कर लीजिए, या दूसरा बता दें पहला सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए दूसरा बता देते हैं। कुछ लोग कहते होंगे कि हो सकता है टीचर पहला आपने आसान लिखा हो, दूसरा कुछ है नहीं यार इसमें। ठीक है, पहला दूसरे में कोई भी एक बता देते हैं और उसके बाद ये दूसरा बता देंगे तो पहला नहीं बताएंगे, पहला बताएंगे दूसरा नहीं बताएंगे। ठीक है, और इसका टेलीग्राम ग्रुप में दूसरे वाले का कोई एक जो बताएंगे हम उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, और दूसरा जो नहीं बताएंगे उसका आंसर टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला ही देखते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सोल्यूशन इसका। PDF हमारा fx बराबर 2x है और लिमिट 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर ये क्योंकि fx बराबर क्या लिखा गया है 2x 0 से x से 1, ठीक है, 0 अदरवाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सिंस पहला ही हम सॉल्व कर रहे हैं y बराबर 2x प्लस 1, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे dy अपॉन dx का मान। ध्यान में रखिएगा जैसे स्टेप कर रहे हैं ऐसे स्टेप आपको लगाने हैं। dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0 1। जब हमारा इस लिमिट में हमें चेक करना होता है, ध्यान में रखिएगा कि dy अपॉन dx का मान, ये जो x की लिमिट दी गई है उस लिमिट में पूरे में 0 होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे कि ये हमारा y बराबर 2x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो लिमिट हमारी GA टू GB आ जाएगी, और अगर डिक्रीजिंग होता तो GB टू GA लिमिट आ जाती, बस ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर इससे x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा y माइनस 1 अपान, ठीक है, और लिमिट हम निकाल लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1 है। तो g ऑफ a का मतलब g ऑफ 0 का मान क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ये बराबर 1 हो जाएगा, और g ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूले में dx अपॉन dy भी है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, dx अपॉन dy भी निकालेंगे। तो x वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा y का, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये नीचे 2 रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/, अब इसका हम मॉड ले लेते हैं dx अपान dy, ये भी 1/2 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ही है। तो अब यहाँ पर तो PDF ऑफ y बराबर 2x + 1 इज Fy इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिखते हैं, G इनवर्स y मॉड ऑफ dx अपान dy, और इंक्रीजिंग केस है इसलिए लिमिट ये हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, Fy इज इक्वल टू x के PDF में x का, इसका मतलब क्या हो गया कि x का हमें मान रखना है। तो हमारे पास देखेंगे x का PDF क्या है, यहाँ पर हमारे पास x का PDF 2x है। तो अब यहाँ पर 2x में x का मान ये आया है, तो इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू x का मान क्या है, y - 1/2 इंटू dx अपान dy का मॉड, dx अपान dy का मॉड क्या है, 1/2 है। लिमिट क्या आई है, लिमिट यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, GA टू GB मतलब 1 से 3 हमारी लिमिट है। तो यहाँ पर y की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 से। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, Fy इज इक्वल टू, ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, y - 1/2। तो अगले स्टेप में लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, Fy इज इक्वल टू 1/2 y - 1, 1 से y से 3, 0 अदरवाइज। ये आपका PDF हो जाएगा, ठीक है, y का, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आप आंसर निकाले हो तो इसका एक बार चेकिंग भी कर लो कि हम आंसर सही निकाले हैं या गलत। इसका वेरिफिकेशन ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में लिखना नहीं होता, अपनी संतुष्टि के लिए इसको हल करना होता है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे इसका, क्योंकि ये PDF है, तो PDF की लिमिट हम लोग जानते हैं कि PDF की डिफिनीशन क्या होती है, कि PDF की डिफिनीशन में आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अगली स्लाइड में बता दे रहे हैं। किसी भी रैंडम वेरिएबल को हम PDF कब कहेंगे, किसी भी फंक्शन को, इफ fx इज अ PDF देन तो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कि fx ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा फॉर ईच x, और fx इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, और -∞ टू इन्फिनिटी fx dx का मान हमेशा 1 होगा, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज कम से कम होल्ड करनी चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो भी लिखा गया है fx वो PDF है। अदरवाइज PDF नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, सबको PDF आप लोग नहीं बोल देते हो। PDF मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो जितनी भी लिमिट होती है प्रोबेबिलिटी की अपर लिमिट 1 होती है, तो इसकी पूरी रेंज में इंटीग्रेशन हमारा 1 आएगा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है कि ये हमारा fx/y इस रेंज में देखेंगे, तो जब भी हम y का मान देखेंगे, y का मान जो भी हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है, ये इस रेंज में हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और फिर उसके बाद हमारे पास, जैसे अगर हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 3 रख देंगे तो पॉजिटिव होगा। मतलब क्या कि हमारी पहली कंडीशन होल्ड कर रही है, दूसरी कंडीशन भी होल्ड करेगी, इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, और तीसरी कंडीशन मेन होती है, तीसरी कंडीशन में ही हम इसको टेस्ट करते हैं मेन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -∞ टू इन्फिनिटी
a1 से 3 इसकी लिमिट, और 1/2 y माइनस 1 dy। ये क्या हो जाएगा 1/2 y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 से 3 माइनस y 1 से 3 लिमिट, और इसको आप हल करेंगे 1/2, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 है। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 5/2 माइनस 2। इसको हल करेंगे यहाँ पर एक लिमिट गलत हो गई है, ये 1 है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 9 माइनस 1 8/2, 8/2 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखेंगे तो ये हमारे पास पीडीएफ हमारा या इंटीग्रेशन इसकी रेंज में बना रहा है, इसलिए हमारे पास इसका सही, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब बाकी जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर जो लिखा गया है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे 3x + 1। इसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज भी देंगे ताकि आपको लोगों को आंसर मिल जाए, और एकदम सिंपल है, इसी तरीके से हल करेंगे। तो इसमें y माइनस 1 जहाँ पे आया था वहाँ पे ये शायद 2/9 या कुछ इस तरीके से आ जाएगा बस, और थोड़ी सी लिमिट चेंज। तो आप लोग हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको क्वेश्चन को हल करिए। फिर अगली क्लास में हम लोग इसके आगे जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिक्रीजिंग फंक्शन पे देखेंगे, फिर दोनों का वायलेशन जहाँ पे होता है उसकी चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी जो हमारे पास आगे का सिलेबस रहेगा हम उसकी चर्चा करेंगे। तो फिर से एक बार टेलीग्राम का लिंक आप लोगों के लिए, जिसमें आपको क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, और ये आपका चैनल। बाकी आप लोग कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके बाकी क्वेरी आप लोग जान सकते, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।